चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले लिस्ट देख लीजिए कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और वो किस नदी के किनारे हैं। ये चीज़ जाननी इसलिए ज़रूरी है कि ये क्वेश्चंस में आएगा बार बार, प्लस एक जगह आपको सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। तो हड़प्पा सबको पता होना चाहिए। हड़प्पा जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान का जैसे ही पंजाब से आप थोड़ा दूर जाते हो तो रावी नदी मिलती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। करतारपुर कॉरिडोर है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, उसी के पास से रावी नदी बहती है और उसी से ही थोड़ी दूर पे आपका हड़प्पा है। दैट मीन्स पाकिस्तान के पंजाब में आपका हड़प्पा है, रावी नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो, जितनी भी सभ्यताएं होती हैं, देखो दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं होती हैं सब किसी न किसी नदी के किनारे होती हैं। ठीक है, सबकी उत्पत्ति नदी के किनारे होती है। क्यों होती है कि पहले सबसे जो सभ्यताएं बनती थी, आज भी सेम चीज़ है लेकिन आज उसके विकल्प आ गए हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है? पानी। मकान बनाना है, सड़क बनानी है, जीवन निर्वाह करना है, पीना है, पशुओं को पिलाना है, कृषि करनी है, तो हर चीज़ के लिए क्या जरूरी है? पानी। उद्योग के लिए भी पानी जरूरी है। तो जब पानी वहाँ पे होगा, इसीलिए पानी कहाँ होगा? नदी में। पहले ये तो था नहीं कि तालाब बना लो, बोरवेल्स बना लो, यहाँ तक कि हड़प्पा में आपको तालाब भी मिलेंगे। धौलावीरा जो आपकी जगह है वहाँ पे इन लोगों ने जलाशय भी बनाए थे। ठीक है, अनुराग श्रीवास्तव आ गए, वेरी गुड। तो नदियों के किनारे जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं मिलेंगी आपको नदियों के किनारे मिलेंगी। ठीक, तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो ये दो स्थान आपके पाकिस्तान के सिंध में हैं और सिंध से ही कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी, जिसको इंडस नदी बोलते हैं, इंडिया से ही जाती है वो। ठीक, इसके बाद कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे है। लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है। रोपड़ आपका सतलज। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। पंजाब से कौन सी नदी बहती है? सतलज। तो रोपड़ कहाँ है आपका? सतलज नदी के किनारे है। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी बहती है? झेलम, चेनाब। तो ये कहाँ है आपका? चेनाब नदी के किनारे। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है, तो ये कहाँ है? प्रवरा नदी के किनारे। आलमगीरपुर आपका दिल्ली के पास में, मेरठ के पास में है, तो यहाँ से कौन सी नदी बहती है? हिंडन नदी। ठीक है, तो उसके किनारे है। शुद्ध कांगेडोल दास्क नदी के किनारे और भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे। एक फैक्ट शीट तो आपकी ये हो गई जिसका यूज होगा। एक और फैक्ट शीट है, फिर हम सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। ये है कि कौन सी धातु किस हड़प्पन स्थल से आपको प्राप्त हुई। तो तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? आज भी तांबे की राजस्थान में खेतड़ी नामक जगह पे खदान है, वहां से प्राप्त होता है। लाजवर्द अफगानिस्तान से आता था, बदख्शा नामक क्षेत्र से। फिरोजा और टिन कहाँ से? ईरान से। चांदी आज भी राजस्थान की जो आपकी जाबर खदान है और अजमेर की खदान है वहां से आती है। ठीक है, पहले भी आती थी। शीशा आपका कहाँ है? अफगानिस्तान और अजमेर से। शिलाजीत हिमालय से और गोमेद गुजरात से। ये सारे फैक्ट याद रखना, इनका यूज होगा। अब हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लोग को जवाब बराबर देते जाना है जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाए। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। ये थोड़ा यूपीपीसीएस लेवल का हो गया क्वेश्चन कि मानव समाज विलक्षण क्यों है। ठीक है, विलक्षण मतलब उसमें भिन्नता क्यों है, अलग अलग क्यों है, कोई उसको प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर पाता है। क्योंकि यह, अगर इसके ऑप्शंस पे जाओ तो आपको पता होना चाहिए क्यों विलक्षण है ये। क्योंकि यह किस पे, आप लोग पहले जवाब देते जाओ साथ में, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर। क्योंकि यह किस पे डिपेंड है? अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था ही मानव के समाज को डिफाइन करती है। कैसे, मैं बताता हूं। अर्थव्यवस्था जब आपकी पशुचारण होगी, पहले कुछ नहीं था। ठीक है, पहले कुछ नहीं था तो लोग संघर्ष किसके लिए कर रहे थे? भोजन के लिए। तो समाज क्या था? घुमक्कड़ जाता था एक जगह। जब भोजन पशु समाप्त हो गए तो वो क्या करते थे? दूसरी जगह चले जाते थे। इसके बाद क्या हुआ? धीमे धीमे करके कृषि आई। कृषि आई तो समाज बनना शुरू हुआ। पहले तो समाज ही नहीं था, कबीले थे। फिर समाज बने तो उसके कुछ नियम बना दिए कि ऐसे रहना है, ये माता पिता है, ये वो है। ठीक है, आगे चल के समाज में और नियम आए। विवाह नामक एक संस्था आई, बहुत टाइम बाद आई। तो ऐसे करके समाज डेवलप हुआ। फिर वो नियम जब प्रबल हो गए तो फिर धर्म आया समाज में। नैतिक जो नियम है उन्हीं को ही धर्म बोलते हैं। तो इस प्रकार से मानव समाज किस पे? अर्थव्यवस्था पे डिपेंड है। क्योंकि अब देखते हो शहरी समाज आ गया, तो शहरी समाज की अलग ही विशेषताएं हैं, है ना। तो अर्थव्यवस्था जैसे ही बढ़ती जा रही वैसे ही मानव समाज बदलता जाता है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा निम्न में से किस सभ्यता से संबंधित है, बताइए। इसमें आज की जो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे लेवल के मिलेंगे, और जब उनका एक्सप्लेनेशन आप लोग जान जाओगे तो आप जानोगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको नई जानने को मिली हैं। तो हड़प्पा निम्न में से किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए, इसको हड़प्पा भी बोलते हैं। चूंकि ये सिंधु नदी के किनारे सभ्यता थी तो सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। प्रथम स्थल हड़प्पा मिला था इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं इसे। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, इनमें से किससे संबंधित है, बताइए। सिंधु सभ्यता आपकी, जो मैंने बताया था, 3 तरह के काल हैं जिसको प्राचीन काल को बांटा गया। सबसे पहला काल कौन सा है? प्राक ऐतिहासिक काल, जिसको लिख देते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है? उस टाइम पे केवल पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उन लोगों को लिपि नहीं आती थी। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। सैनूर अली भी आ गए, गुड। जो भी आते जा रहे हैं एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करा दो, पता चले कि हाँ कितने स्टूडेंट सिंसियर हैं। जो सिंसियर स्टूडेंट होंगे नेक्स्ट 7 डेज बाद उनको कुछ ना कुछ अलग से उनके लिए किया जाएगा, जो उन्हीं के लिए होगा स्पेशली, ठीक है। तो जो आपका बोला मैंने कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? जब लिपि तो होती है, किसी काल की किसी सभ्यता की अपनी एक लिपि है, लेकिन उस लिपि को आप पढ़ नहीं सकते हो, तो वो क्या हो गई है? आद्य ऐतिहासिक काल। तो हड़प्पा सभ्यता क्या है? उसकी लिपि तो है लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाए। इस लिपि को क्या बोलते हैं? बुस्त्रोफेदन। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है उसको बोलते हैं बुस्त्रोफेदन या चित्राक्षर। चित्राक्षर लिपि। ये लिपि वैसे आप कैसे लिखते हो? इस तरफ से इस तरफ की ओर लिखते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बाएं से दाएं। लेकिन ये लिपि जो थी दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। सेम लिपि के बारे में बताऊं आपको तो एक लिपि और है, खरोष्ठी लिपि। जब आके आप जाओगे अशोक काल में, उसके पहले हिंद यवन, तो वहाँ से आपकी क्या है, एक ईरानी आरमाइक लिपि से बनी थी खरोष्ठी लिपि, वो भी आपकी दाएं से बाएं की तरफ जाती है। चित्राक्षर में आपको समझ में आ गया होगा कि चित्र भी हैं बीच बीच में और अक्षर भी बने हैं, दोनों को मिला के ये लिपि बनी थी। तो ये कौन सा काल हो गया आपका? आद्य ऐतिहासिक काल। आगे चलते हैं। चौथा है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, इसको बोला गया कि आर्यन सभ्यता नहीं थी। क्यों, क्या रीजन था? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है गैर आर्य क्यों थी, ये जानना है। इनका कहने का मतलब ये है कि गैर आर्य सभ्यता से ये किस प्रकार से भिन्न थी। तो देखो, अगर आप देखो तो ये उनकी नगरी सभ्यता थी, सबसे बड़ा तो अंतर यही था। सिंधु सभ्यता जो थी उस समय की पहली ऐसी नगरी सभ्यता थी जो नगरी थी, शहरी थी, ठीक है। दूसरी सभ्यता जो इसके बाद आई है वो आर्यन मतलब वैदिक युग आया। और वैदिक युग आपका कौन सा था? पशुचारण, मतलब ग्रामीण कृषि संस्कृति आ गई थी, वहाँ पे ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये अंतर हो गया। दूसरा, इनकी अपनी लिपि भी थी, ये भी अंतर है। लेकिन मेन अंतर देखो तो वह नगरीय सभ्यता थी। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देते जाना, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ऐसा महत्वपूर्ण कारक कौन सा है जिससे इस सभ्यता को हमने आर्यों से पूर्व रखा, कि आर्यों से पहले आई थी? तो आपको बता दें कि आर्यों से पूर्व ये क्यों आई थी, क्या रीजन है। तो ये है मध्यभांड। जो मिट्टी के बर्तन थे आपके मध्यभांड, ठीक है, उन बर्तनों से ये पता चला कि इसका काल क्या था सिंधु सभ्यता का। तो जब दोनों बर्तनों को कंपैरिजन किया गया तो ये पता चला कि इनके जो बर्तन हैं सिंधु सभ्यता के पहले के थे और इनके मध्यभांड, मध्यभांड तो समझ गए, मिट्टी से बने हुए बर्तन। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, अब ये वैदिक सभ्यता से क्यों भिन्न थी, बताइए इसका आंसर।
ये सभ्यता वैदिक सभ्यता से क्यों भिन्न थी? पहला है, इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बिल्कुल थी। इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, ये भी था। इनके पास लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ध्यान से पढ़ना, अभाव था मतलब इनको लोहे के और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। ये बात सही है, शास्त्र नहीं शस्त्र। तो लोहे का ज्ञान कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। तो ये वाला भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दैट मीन्स उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी आपको कैसे हुई थी, किस वजह से हुई थी? तो इसका प्रमुख स्रोत सिंपल है कि इसका प्रमुख स्रोत क्या था? पुरातात्विक खुदाई। आप लोग थोड़ा जवाब आंसर लिख के दिया करो, जो आंसर आपको लगता है कि ये आंसर इसका सही हो सकता है उसमें जवाब दिया करो। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो क्या है ऐसा जो सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट और धार्मिक ग्रंथ। क्या है ऐसे, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका पुरातत्व संबंधी खुदाई। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? अब मूल स्रोत पे आ गए। तो स्रोत तो बहुत सारे हैं, देखो मैं बताता हूँ स्रोत क्या क्या मिले। जब पुरातात्विक खुदाई हुई तो एक नगर मिला, नालियाँ मिली, सड़कें मिली, घर मिली, घरों की बनावट मिली, अन्नागार मिले, स्नानागार मिले, मोहरें मिली, मूर्तियाँ मिली, ठीक है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली, मातृ देवी की मूर्ति मिली, लिपि मिली, एक मध्यभांड मिले, लेकिन सबसे मुख्य क्या था? मोहरें। 3000 से ज़्यादा मोहरें मिली, ठीक है, 3000 से ज़्यादा मोहरें मिली। और इन मोहरों का जब एक लिपि तो पढ़ी नहीं जा सकी, जब मोहरों को देखा, इन पे जो चित्र बने थे, जो चीज़ें थी, तो उससे पता चला कि इनका समाज क्या था, हर एक चीज़ की जानकारी मिली। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, आपको बताना है। देखो अब क्वेश्चन आ गए आपके यूपीपीसीएस लेवल के, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो आरओ की, तो यूपीपीसीएस ही लेता है। तो बताइए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं? अच्छा, दिख तो रहा है आप लोगों को क्लियर? एक बार बताइए, दिख तो क्लियर रहा है ना? वीडियो क्वालिटी तो सही आ रही है? एम रफीक मुगल हैं आपके। इन्होंने क्या बोला? हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। यही पहला ही जोड़ा आपका सही नहीं है, क्योंकि ये किसने बोला था? ये गलत है, मतलब ये बोला था आपका मार्टिमर व्हीलर। और एक थे आपके गार्डन चाइल्ड। इन लोगों ने ये चीज बोली थी कि क्या हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। इन्होंने बोला था विचारों के पंख होते हैं, कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। कुछ उसमें साक्ष्य भी दिए थे, जो चबूतरा मिला था बलूचिस्तान में, उससे इसकी तुलना की थी, क्योंकि ऐसे मेसोपोटामिया में भी मिलते हैं। और भी चीज़ें, जो वहाँ पे एक अन्नागार था तो लकड़ी से बने थे, उससे भी तुलना की थी। बाकी सबने सही बोला था। मार्टिमर व्हीलर ने बोला था कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवर्तन हुआ। पश्चिमी एशिया मतलब मेसोपोटामिया। अगला है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये है सूची आपकी। तो हड़प्पा मिलाना है आपको कि हड़प्पा की खुदाई किसने की थी, बताइए। आप लोग पहले बता दीजिए। हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? हस्तिनापुर की किसने की थी, मतलब किसके निर्देशन में हुई थी, आपको ये बताना है। ये सारे हैं आपके, मैच करना है। तो पहला हो जाएगा, ध्यान से समझो, हड़प्पा आपके दयाराम साहनी। अगर मोहनजोदड़ो होता तो वो कौन थे? राखलदास बनर्जी। हस्तिनापुर में आपके थे बीबी लाल। तक्षशिला में कौन थे आपके? जॉन मार्शल। फिर कौशाम्बी में एनजी मजूमदार। ये आपके सारे मैच हो गए, ठीक है। अब इसको मिला लेना कि पहले का क्या हो गया आपका 3,
दूसरे का क्या हो गया, हस्तिनापुर का बीबी लाल। तो 3 4 देख लेते हैं 3 4 किसमें। हड़प्पा का क्या हो गया आपका, दयाराम साहनी। तो पहले का 3, दूसरे का हो गया बीबी लाल, तीसरे का हो गया 1। तो 3 4 1 2 ये है 3 4 1 नहीं, थर्ड का क्या हो जाएगा आपका, तक्षशिला का कौन हो जाएगा आपका 3, तक्षशिला हो गए आपके जॉन मार्शल। 3 4 2 1 इसमें देख लो क्या है, 3 4 2 1 ये वाला हो जाएगा। अगला चलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कि ये भारत में चांदी, तो मैंने बताया कि चांदी कहाँ से आती थी, कहाँ की खदानों से, जावर की खदानों से। तो कहाँ से मिला है, हड़प्पा संस्कृति में ही चांदी के उपलब्धता के साक्ष्य मिल गए थे आपके। आगे चलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। तो मिट्टी के बर्तनों पे अगर आपको बता दें, ये था रेड एंड ब्लैक बेयर, रेड एंड ब्लैक बेयर। ठीक है, तो रेड मतलब लाल और काले मृदभांड होते थे इस टाइम पे। तो लाल और काले मृदभांड जो होते थे उनका उपयोग हुआ, तो लाल है इसमें, तो लाल हो जाएगा सही आपका। आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना, अच्छा रिवाइज करके आए हो कि नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग तो रक्षाबंधन की छुट्टी से ही नहीं उभरे अभी तक। और अगर सिंसियर नहीं हो रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए, आप बैठ रहे हो आरओ में, जिसमें हर वो व्यक्ति बैठता है जो यूपीएससी तक का भी एग्जाम देता है ना, वो भी व्यक्ति बैठता है। यूपी पीसीएस वाला तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने यूपी पीसीएस निकाला हो वो आरओ में बैठता ना हो। तो उन लोगों से कंपटीशन है। अगर आपका सही से जीएस नहीं है तो बहुत सिंसियर होना पड़ेगा। और ये भी जरूरी नहीं है, जो चीज़ें अभी मिल रही हैं जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म तक मिलती रहेंगी। अगर रिस्पॉन्स सही नहीं मिला तो इन चीज़ों को फिर बंद कर दिया जाएगा। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, पूर्वार्ध, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। देखो मैं मूर्ति पूजा के बारे में बताता हूँ। पूर्वार्ध की बात कर रही है हड़प्पा काल की, मतलब आर्यों से पूर्व। आर्यों का काल क्या माना जाता है, वैदिक काल। ठीक है, तो मूर्ति पूजा आपको बताया ना, पत्थर की पुजारी मूर्ति आपके मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, इसके बाद मातृ देवी की मूर्ति मिली है आपकी, मोहरें मिली हैं जिसपे आपके पशुपति शिव की मूर्ति है। तो ये सब कहाँ, हड़प्पा में ही ये साक्ष्य मिल गए थे। तो क्या हो जाएगा, प्रियार। निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो जो मोहर है, टेराकोटा मैं बता चुका था पिछली क्लास में। टेराकोटा क्या होता है, जब आप मिट्टी का कुछ बनाते हो और उसको पका देते हो, ठीक है, तो वो हो गया टेराकोटा। तो जो मिट्टी की बनी हुई पकी हुई चीजें हैं वो मोहरों में कौन से पशु का अंकन नहीं हुआ है, तो गाय का नहीं हुआ। गाय आपकी कब आएगी, वैदिक काल में, जब राजा को गोप्ता बोला जाएगा, है ना। गाय वैदिक काल में बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, आपको बताना हड़प्पा स्थल इनमें से कौन सा नहीं है। चनहूदड़ो बिल्कुल है, यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना भी था चनहूदड़ो में। श्रृंगार वाला जो होता है ना, वो सारा साधन मिला था यहाँ पे। कोटदीजी है और देसलपुर भी है। कौन सा नहीं है, सोहगौरा, ये नहीं है। सोहगौरा और महास्थान दो ये जगह हैं जहाँ से क्या, अशोक के काल के कुछ शिलालेख मिले हैं, सोहगौरा और महास्थान से। तो ये मौर्य काल का है। अगला चलते हैं। सूची 1 है और सूची 2 है, इसको फिर सुमेलित करना है। इसमें मैचिंग आपको बहुत मिलेगी। ठीक है, तो बताइए कौन से साक्ष्य कहां से मिले हैं। आप लोग आंसर दीजिए, आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तुरंत आंसर दिया कीजिएगा। तो कौन सा है, लोथल का, लोथल से क्या मिला, गोदीवाड़ा मिला आपका। कालीबंगा से जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ, अग्निवेदिका, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिली हैं, कालीबंगा से मिली हैं। इसके बाद धौलावीरा से क्या मिला है, एक शिलालेख मिला है। ठीक, और बनावली से क्या मिला है, पक्की मिट्टी का बनी हुई हल या पक्की मिट्टी का हल मिला है। ये चारों मैचिंग हो गए। अब अपने हिसाब से देख लेना कि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तो 2 1 4 3।
2 1 4 3 किधर है, ये है। अगला चलते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। देखो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो जुता हुआ खेत के साक्ष्य कहां से मिले, कालीबंगा से। अगला चलते हैं। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले, फिर से रिपीट हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस फेवरेट होते हैं एग्जाम वालों के, तो हर एक एग्जाम में आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। क्या होगा, हड़प्पा से क्या हुआ है आपका, बताइए आप लोग। केवल अनुराग श्रीवास्तव सही से रिप्लाई कर रहे हैं हर क्वेश्चन पे। अगला चलते हैं। हड़प्पा से क्या मिला है, समाधान मिला है R37। लोथल से क्या मिला है आपका, गोदीबाड़ा। कालीबंगा से क्या मिला है, जुता हुआ खेत मिला है। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, नर्तकी की मूर्ति। ये सारी चीजें आपको बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 3। तो ये क्या, कौन सा हो जाएगा आपका, ए वाला। आगे चलते हैं। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और देखिए क्या है, आपको नदी बतानी है, किस नदी के किनारे है, कौन सा स्थान किस नदी के किनारे है, बताइए आप लोग। तो पहला है आपका हड़प्पा। आपका कहाँ है, मैंने बताया था, हड़प्पा है आपका रावी नदी के किनारे। पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है उस क्षेत्र में आता है। हस्तिनापुर कहाँ है आपका, गंगा नदी के किनारे। नागार्जुन कोंडा कहाँ आ गया आपका, आंध्र प्रदेश में, तो कृष्णा नदी के किनारे। और पैठन आपका कहाँ है, गोदावरी नदी के किनारे। तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1। आगे चलते हैं। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। हड़प्पा आपको बताना है कहाँ है। फिर तो हड़प्पा तो कई बार बात होगी, रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान में है। लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है, वो कहाँ पे है, यहाँ से गोदीबाड़ा भी मिला है। कहाँ है, गुजरात में। रोपड़ आपका पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। तो क्या हो जाएगा, 3 2 1 4। 3 2 1 4। अगले उस पर चलते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, आपको बताना है। फिर से वही आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, रावी नदी के किनारे। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। महान स्नानागार का मतलब काफी बड़ा स्नानागार मिला है ये आपको सैंधव सभ्यता का। ये कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। बताइए आप। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से मिला है। देखो स्नानागार और अन्नागार दोनों आपको कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, जितनी भी मूर्तियां भी मिली होंगी, मैक्सिमम मूर्तियां आप देखोगे मोहनजोदड़ो से मिलेंगी। स्नानागार भी मिला है, अन्नागार भी मिला है, मृतकों का टीला भी मिला है। ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो। फिर विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। अगला चलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है कि असत्य कौन सा कथन है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल। नालियां थी, 2 टाइप की नालियां थी, चौड़ी नालियां भी थी और सक्रिय नालियां थी। जहां नालियां मिलती थी मैन होल्स थे। ठीक है, जहां से किसी वाहन को जाना था वहां नालियां पत्थरों से ढकी थी, नहीं तो ईंटों से ढकी थी।
ये सारी व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। लोहे से परिचय कब होगा? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में। यहां पे लोहा आएगा। सिंधु सभ्यता जानी जाती है, किस चीज के लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। तो इसका क्या होगा? नगर नियोजन के लिए बिल्कुल, मोहनजोदड़ो हड़प्पा बिल्कुल, कृषि संबंधी कार्य और उद्योग सबके लिए जानी जाती थी। तो इसमें से क्या आ जाएगा आपका कूट? 1 2 3 4, उपर्युक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो आप देखिए क्या है। आलमगीरपुर आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल है। आलमगीरपुर कहाँ पे है? यूपी में। लोथल कहाँ है आपका? गुजरात में, बात हो चुकी इस पे। कालीबंगा आपका, ये कालीबंगा है आपका राजस्थान में। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। और रोपड़ पंजाब में, सतलज नदी के किनारे। तो यही उत्तर आपका सही होगा कि जो सुमेलित नहीं है। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? आपको बताना है कि कौन कौन से केंद्र स्थित हैं यूपी में। कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में। लोथल गुजरात में, तो ये तो स्थित है नहीं। आलमगीरपुर आपका मेरठ में है, और हुलास आपका सहारनपुर में। तो ये 2 हो गए आपके। तो 3 और 4 स्थित हैं यूपी में। आगे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि उनका एक जो स्थल है और जो स्थिति है, इसमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आलमगीरपुर आपको कहाँ है? ये आपका यूपी में, बिल्कुल सही है। बनावली आपका कहाँ है? हरियाणा में, ये भी सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र में, सही है। राखीगढ़ी राजस्थान, सही है क्या? राखीगढ़ी और बनावली ये दोनों आपके कहाँ हैं? हरियाणा में। ठीक है, तो ये वाला आपका सही सुमेलित नहीं है और यही आंसर हो जाएगा। और आप देखोगे राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। अब हड़प्पा के स्थल और वो कहाँ उनकी अवस्थिति है वो देखना है। मांडा आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। तो क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 इसका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। बालू कहाँ है आपका? बालू है आपका हरियाणा में। राखीगढ़ी, बनावली और बालू ये 3 स्थल कहाँ है आपके? हरियाणा में। इसका मांडा आपका J&K में है, जम्मू एंड कश्मीर में। हुलास आपका मैं पहले बता चुका, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी में। पाडरी आपका कहाँ है? गुजरात में। तो ये लगा लो, क्या हो जाएगा? 3 2 1 नहीं, 3 2 4 1। तो इसका हो जाएगा डी। अगले पे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में कौन सा अवस्थित है? ये सारे स्थल हैं हड़प्पा के। तो पहला है आपका हड़प्पा। तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है, सिंध में नहीं है। मोहनजोदड़ो आपका सिंध में है, पहले बता दिया मैंने। ये भी सिंध में है, ये भी सिंध में है, चनहूदड़ो। और सुरकोटदा आपका कहाँ है? गुजरात में। तो कौन से अवस्थित हैं? 2 और 3। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो निम्न में से कहां पर स्थित है?
तो मैंने अभी बताया था कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। चनहूदड़ो भी यहीं पे। चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चनहूदड़ो का जो उत्खनन हुआ था, इसका निर्देशन किसने किया था, बताइए आप लोग। इसका निर्देशन किया था J.H. मैके ने। अगले उस पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कौन सा स्थान अब बात हो रही है? तो कालीबंगा राजस्थान में है, मीन्स इंडिया में। लोथल भी इंडिया में, आलमगीरपुर भी इंडिया में। ये आपका कहाँ है? पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो कहां पे है? तो रंगपुर, देखो, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, पाडरी, ये सारे आपके कहाँ हैं? गुजरात में। तो गुजरात के सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र, राजकोट वाला जो क्षेत्र है वो सौराष्ट्र वाला एरिया होता है। आगे चलते हैं। दधेरी। दधेरी क्या है? परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। परवर्ती का मतलब होता है हड़प्पा के बाद का। तो ये पूछ रहे हैं कि कहाँ का है दधेरी, कहाँ स्थित है, बताइए आप लोग। दधेरी है आपका पंजाब में। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित हो। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। लोथल आपका कहाँ है? भारत में, गुजरात में। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा का वह नगर बताइए जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पे? मैंने अभी बताया था, शुरुआत में ही सारी नदियां बता दी थी कि लोथल आपका कहाँ है? भोगवा नदी के तट पर। हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है लोथल, कहाँ स्थित है? फिर से पूछा, तो ये कहाँ है आपका? गुजरात में। आगे चलते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? दैट मीन्स पकी हुई मिट्टी का हल किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका जो मैंने पहले बताया था कि बनावली। टेराकोटा का पकी हुई मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? हरियाणा के बनावली से। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कौन सा स्थल नहीं है? तुरंत समझ जाओगे। कालीबंगा बिल्कुल है, रोपड़ बिल्कुल है, लोथल है, ये वाला आपका नहीं है। पाटलिपुत्र कहाँ है? किससे संबंधित है? मगध साम्राज्य से। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल, बृहद मतलब एक बड़ा स्थल जो भारत में स्थित है, वो कौन सा है हड़प्पा का? तो मैंने बताया कि सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। दूसरे नंबर पे भारत का अगर स्थल पूछो जो हड़प्पा कालीन था, तो वो कौन सा हो जाएगा? धौलावीरा। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? अभी बताया मैंने, राखीगढ़ी। अगले उस पर चलते हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, वे थी कौन कौन सी नदियां थी जिनके तट पर सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, बताइए। तो देखो, सिंधु नदी तो बिल्कुल थी क्योंकि उसी के नाम पर सभ्यता का नाम है। झेलम भी थी, चेनाब भी थी, क्योंकि मांडा जम्मू कश्मीर तक भी ये फैली हुई थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। गंगा तक नहीं फैले थे। गंगा तक कब आएंगे? जो आपके ऋग वैदिक काल के आर आएंगे वो भी गंगा घाटी तक नहीं जाएंगे, वो भी यही सप्त सैंधव प्रदेश तक रहेंगे। आगे चल के जो उत्तर वैदिक काल के आर आएंगे वो गंगा घाटी से लेके फिर आगे बिहार तक जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग
पशुपति शिव की, मैंने बोला पशुपति शिव की एक मूर्ति मिली है, तो उससे ये पता चलता है कि पशुपति शिव की ये लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा नहीं करते थे इनमें से देखो, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत, 4 देवता आपके अग्नि भी थे, ठीक है, ये प्रमुख देवता थे आपके ऋग्वैदिक काल के। फिर आप उत्तर वैदिक काल में चले जाओ तो फिर आते हैं आपके प्रजापति, विष्णु और महेश, जिसको बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मीन्स खुदाई तो देखो आपको पता है कि जो आपके दयाराम साहनी है इन्होंने हड़प्पा की और राखल दास बनर्जी ने किसकी की? मोहनजोदड़ो की। लेकिन इनके जो हेड थे वो कौन थे? आपके सर जॉन मार्शल। तो यही दोनों के प्रभारी होंगे, क्योंकि उस टाइम पे पुरातत्व विभाग के हेड यही थे। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम भारतीय पुरातत्वविद, जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, मैंने बोला कि इसने पहले उत्खनन किया था लेकिन इन टीलों को पहचान नहीं पाया था, टीलों का महत्व नहीं पहचान पाया था, ये व्यक्ति था अलेक्जेंडर कनिंघम। पुरातत्व का जनक भी बोला जाता है कनिंघम को। भारत में निम्न के आने का सही कालानुक्रम क्या है? ये बहुत सही क्वेश्चन आ गया कि ये सारी चीजें किस काल में कैसे आई, इनका क्रम बताइए भारत में आने का। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता आई, तो नगर संस्कृति पहले आई। नगर संस्कृति के बाद उत्तर वैदिक काल में लोहे का हल आया। इसके बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जिसको बोलते हैं ना 600 BC, ठीक है, 600 BC, ये इस टाइम पे क्या आया आपका? आहत मुद्रा। आहत मुद्रा वो होती थी जिसपे कुछ लिखा नहीं रहता था, तो आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के आए। फिर बाद में आए जब आपके हिंद यवन यहाँ पे आए तो सोने के सिक्के आए, और कुषाण काल में ये सोने के सिक्के आपको पता है बिम कडफिसस के काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के ढाले गए। आगे चलते हैं, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले 4 3 2 1, कहाँ है आपका? चौथा डी। अगला देख लेते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। ये पूछ रहे हैं कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो सबसे पहले कौन सा काल आया था? ये सबसे पहली धातु कौन सी आपकी? वैसे काल तो देखो हड़प्पा काल आपका कांस्य युगीन काल है, और कांसा कैसे बनता है? तांबा प्लस टिन को मिला के। दैट मीन्स हड़प्पा वासियों के पास भी तांबा था, ठीक है, लेकिन उनको बोला जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। ताम्र पाषाण काल बाद का है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य सबसे पहले तांबे के मिले। हाथी दांत का एक पैमाना, पैमाना मतलब एक स्केल मिला है मापने वाला, ये कहाँ से मिला है? लोथल से। एक तराजू भी मिला है। आगे चलते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई अभी भी जारी है, राखी गढ़ी तरफ अभी भी खुदाई होती रहती है। तो कौन सी धातु ऐसी है जो हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है? तो कौन सा है आपका? लोहा। लोहा मैंने बोला उत्तर वैदिक काल में मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जितने भी हड़प्पा से संबंधित क्वेश्चंस थे आपके प्रीवियस ईयर्स खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अगला कोई टॉपिक देंगे। आप लोग को जो रिवीजन प्रोग्राम मिला है आप लोग रिवाइज करते रहिए, ठीक है, प्लस ये सॉल्व करते रहिए। कुछ लोगों की तैयारी तो सिर्फ ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ही हो जाती है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखते हैं, वो उनका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, उससे ही उनके प्रीलिम्स वगैरह निकल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी कारगर चीज़ है, आप लोग पढ़ते रहिए। कोई क्वेरी हो, कुछ अलग चाह रहे हो तो आप लोग बोल सकते हो, नहीं तो हम फिर इस क्लास को एंड करेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ग्रुप में डिमांड करते हैं ठीक है, क्लास का, लेकिन फिर इसके बाद जब क्लास होती है तो वो वहाँ पे लाइव नहीं रहते हैं, ये समझ में नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे कि मैं क्या करता हूँ कि हर स्टूडेंट का कोशिश करता हूँ कि उसको जो रिक्वायरमेंट हो पढ़ाई से रिलेटेड वो चीज़ पहुँचाई जाए, लेकिन वो उसके महत्व को नहीं समझते हैं। ये चीज़ें फिर क्या करती हैं कि फिर धीमे धीमे उसी प्रकार से आपको रिस्पॉन्स भी मिलने लगता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, एक सिंगल स्टूडेंट भी किसी चीज़ की डिमांड करता है तो मैं स्पेशली उस व्यक्ति के लिए वो अरेंज कर देता हूँ चीज़ें, कोई भी पर्सन हो, ठीक है।
लेकिन जब देखते हैं कि लाइव क्लास होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो फिर वो वहाँ से गायब रहते हैं, उस टाइम नहीं रहते हैं। वो बात अलग है कि बाद में उन्होंने देख लिया फिर, बट डिमांड नहीं करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ आप ही डिमांड कर रहे हो और आपकी वो फुलफिल हो रही है आपकी उस पर, तो आपको वहाँ मौजूद रहना चाहिए और उसका पूरा, बोलते हैं ना, एक्टिवनेस कुछ स्टूडेंट को दिखानी पड़ेगी जो सिंसियर स्टूडेंट हैं। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।